मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना। माँ ने सौम्या की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? सौम्या गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा लेना या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा अपने कमरे में, पापा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? सौम्या पापा के पास गई और जाकर कहने लगी, पापा, मुझे लड़का देखना है। पापा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, हम तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है। लेकिन सौम्या को तो लड़का देखना था। सौम्या ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही सौम्या की शादी हो गई। सौम्या की अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात। कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जहाँ दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी न हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। विनोद कमरे में आया। सौम्या नजरें झुकाए बैठी थी। विनोद सौम्या के लिए एक अंगूठी लेकर आया था, जिसे उसने सौम्या को गिफ्ट किया और उसे वादा किया कि वो उसका जीवन भर साथ निभाएगा। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। सौम्या के भाई की शादी थी। सौम्या 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने विनोद से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। विनोद सौम्या के पास बैठकर बोला, डॉक्टर ने तुम्हें सफ़र करने से मना किया है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए मैं हाँ नहीं कह सकता शादी में जाने के लिए। पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और तुम कह रहे हो कि नहीं जाना? तुम मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाओ। क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने सफ़र करने से मना किया है, मैं तो जाने नहीं दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर विनोद कमरे से बाहर चला गया। सौम्या रोने लगी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि विनोद मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया कि बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। सौम्या के साथ साथ उसके भाभी भैया भी जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा वो बहन को? रात में विनोद घर आया तो सौम्या के भाई ने उससे बात की। विनोद भी घर पर था। कहने लगे कि 3 दिन की ही तो बात है और फिर हम सब हैं उसका ख्याल रखने के लिए। विनोद ने सौम्या की तरफ देखा। मैंने क्या कहा था तुमसे? सौम्या ने नजरें झुका ली और कमरे में चली गई। विनोद गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वो शांत रहा। 1000 रुपये जेब से निकाले, सौम्या को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए हो तो ले लेना। मैं शादी वाले दिन आ जाऊंगा। सौम्या बहुत खुश थी। अपना ख्याल रखना। और सौम्या शादी में चली गई। मेहंदी की रात उसकी बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। सौम्या का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से उसे अस्पताल ले गई। वो दर्द से चिल्ला रही थी। विनोद को कॉल किया और सौम्या के बारे में बताया। वो घबरा गया और जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर सौम्या को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है।
ये सुनते ही विनोद बेजान सा होकर वो कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। सौम्या रो रही थी। विनोद को देखकर मुंह मोड़ लिया उसने। विनोद पास बैठ गया और सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चलो, चुप करो, रोना बंद करो, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। विनोद, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया और सौम्या को बहुत समझाते हुए उसे लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई। सब घर आए सौम्या का हाल पूछने। सौम्या खुद को दोष देती रही। मुझे रोका था विनोद ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही कि शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। विनोद समझ रहा था कि वो दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है। इसीलिए विनोद प्यार से समझाता रहा सौम्या को। अरे पागल हो, खुद को परेशान न करो, ऊपर वाले की मर्जी थी ना। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। सौम्या विनोद की आंखों में देख रही थी। विनोद, आप इतने अच्छे हो, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। विनोद ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो अब कुछ कहने का क्या फायदा। सौम्या समझ रही थी विनोद का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। विनोद अपने बेटे को बाहों में उठाकर झूमने लगा। सौम्या बेड पर लेटी विनोद की आंखों में बेटे के प्यार में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। विनोद के 2 भाई जो उससे अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन विनोद का एक छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। एक दिन सौम्या ने जिद की कि बच्चे को गर्मी लगती है, इसीलिए ये बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। सौम्या ने जिद की कि मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। विनोद अपने बेटे को सीने पर लिटाकर खेल रहा था उसके साथ। सौम्या बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। विनोद ने सौम्या का हाथ पकड़ा। पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया मेरा राजकुमार, इसे लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी हर बुरी ख्वाहिश पूरी करता था विनोद, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। विनोद का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ परेशान था। घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। बेटी मोबाइल पर लगी हुई थी। विनोद ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। वो चिल्लाकर बोला, ये क्या है सौम्या? ये आपके लाडले ने तोड़ा है। वो गुस्से में पहले ही था। सौम्या को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठो जाओ। सौम्या गुस्से में बोली, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और कदर इतनी सी, गाली दे रहे हो। सौम्या खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। विनोद ने बैंगन देखे और चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं बैंगन नहीं खाता। विनोद ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया।
इतने में बेटे ने कांच का ग्लास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था बेटे के हाथ से। सौम्या ने बेटे को एक दो थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और रो रही थी। 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। और बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकत रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर विनोद गायब रहा। सौम्या ने अपनी माँ को बताया कि विनोद आजकल न खर्चा दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा कि हम करते हैं बात उससे। विनोद को जब महसूस हुआ कि उसने ठीक नहीं किया सौम्या के साथ, तो मन ही मन कहने लगा कि आज घर जाकर सौम्या से माफ़ी मांगूंगा। घर आया तो देखा घर में सौम्या के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। विनोद ने सौम्या की तरफ देखा, वो खामोश रही। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा क्यों नहीं देते हो सौम्या को, और गालियाँ क्यों देते हो? विनोद को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों ही सुलझा लेते। विनोद ने गुस्से से कहा, इसको मैं सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा करना चाहती है। सौम्या भी गुस्सा थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? महीने में 10,000 रुपये देते हो, जिसमें दोनों बच्चों का दूध और बाकी के खर्चे भी होते हैं। एहसान नहीं करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्च करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने विनोद ने सौम्या को थप्पड़ मार दिया। सौम्या की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। विनोद ने भी उन्हें नहीं रोका। सौम्या नाराज होकर चली गई। सौम्या को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। विनोद पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। सौम्या मायके में थी, विनोद यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि विनोद को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। विनोद कहता, खुद गई है, खुद वापस आई। सौम्या की अकड़ थी, मनाने आएगा तो ही जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। विनोद के एक दोस्त ने उससे कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। विनोद विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात नहीं की एक दूसरे से। सौम्या भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का, लेकिन भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी उसके बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते, तो सौम्या की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती। सौम्या चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। दीपावली का दिन था। सौम्या ने भाई से कहा, भैया पैसे चाहिए, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास आकर बोली, दीदी साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो। सौम्या उस दिन बहुत रोई थी। विनोद भी दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। सौम्या पागल, बात कुछ थी ही नहीं और तूने ये क्या कर दिया। उधर सौम्या के भाई ने सौम्या के लिए एक व्यक्ति देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 3 बच्चे थे उसके। उसके भाई ने सौम्या से कहा कि विनोद से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके अपना घर बसा लो। सौम्या की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला और विनोद का फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। वो रोने लगी, मुझे विनोद के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से।
उधर विनोद का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी सौम्या तो मासूम सी है, थोड़े से ही गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। सौम्या रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा विनोद वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो विनोद खड़ा था। सौम्या की नज़र विनोद पर और हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर उसके सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी। विनोद, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। विनोद के पांव पकड़ लिए। माफ़ कर दो विनोद मुझे। तुम भी माफ़ कर दो मुझे, मैंने गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया और विनोद प्यार करने लगा। सौम्या अपने भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा साथी, मेरा हमसफ़र है मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो विनोद के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगी। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गई कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में हो तो जाओ, मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ा बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर न उजड़े। साथियों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेके? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।